नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात की। पिछले महीने हैदराबाद में बारिश की वजह से सैलाब आया था। फ़िलहाल GHMC इंतखाबात चल रहे हैं तो फ़िलहाल दावों और वादों का सैलाब आ चुका है। पिछले सैलाब की वजह से आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन इंतखाबात में किए जा रहे दावों और वादों के सैलाब से भी आवाम परेशान होने वाली है, क्योंकि जो दावे सियासी जमातों की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इन दावों में कितनी सच्चाई है या सिर्फ इन वादों में कितनी सच्चाई है। ये भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इंतखाबात का मौसम है, सबकी तकरीरें सुननी पड़ती है। आवाम को अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से उनको रिझाने की कोशिश करती हैं। इस फेरिस में सबसे पहले TRS का ही नंबर आता है। TRS पार्टी ने आज एक हैदराबाद डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। हम इस रिपोर्ट का आपके सामने खुलासा करते हैं। ये रिपोर्ट वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने जारी की है, लेकिन हम उनको यहाँ पे वज़ीर KT रामाराव के तौर पे नहीं देखेंगे, हम उन्हें TRS के कारगुजार सदर के तौर पर देखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट तेलंगाना भवन में जारी की गई। अगर तेलंगाना भवन में जारी की गई है रिपोर्ट, तो जाहिर बात है उसका सियासी मकसद होगा और ये दिखाना उनका मकसद होगा कि TRS पार्टी ने हैदराबाद की तरक्की के लिए क्या काम किया। ये रिपोर्ट है हैदराबाद द राइजिंग ग्लोबल सिटी के नाम से एक रिपोर्ट यहाँ पे आई है। हालांकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट है, काफ़ी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि काफ़ी कलरफुल रिपोर्ट है। ये करीब 30 सफ़ों की 29 सफ़ात पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में KTR ने खुलासा किया है कि जो एक दावा उन्होंने किया था कि हैदराबाद की तरक्की पर TRS हुकूमत ने 66,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस रिपोर्ट में उसका खुलासा किया गया है। अगर हम इसको हुकूमत के नुक्ते नज़र से देखें तो हुकूमत एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। चाहे किसी भी सियासी जमात की हुकूमत बने, हुकूमत एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है। हुकूमत आती है जाती है, लेकिन हुकूमत का जो पार्टियां आती जाती है, लेकिन हुकूमत लगातार चलती रहती है। अब हम इस रिपोर्ट का खुलासा करते हैं। इस रिपोर्ट में KTR ने दावा किया है कि हैदराबाद की तरक्की पर जुमला 66,149 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च हुए। इसमें उन्होंने बहुत तफसीली ब्रेकअप दिया है और इस रिपोर्ट को तेलंगाना भवन में जारी करने का मकसद भी बहुत वाज़ेह हो गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि 2014 में जून 2014 में TRS के इख्तिदार में आने के बाद से हैदराबाद में कितनी रकम खर्च की गई है, उससे पहले क्या खर्च किया गया था उसका कोई इसमें जिक्र नहीं है। इसमें यह भी जिक्र नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस साल शुरू हुआ था, उस TRS के हुकूमत में आने से पहले तक उस पर कितनी रकम खर्च की जा चुकी थी। इसमें अलग अलग जो मौज़ूआत हैं, टोटल 30 यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। अगर हम आपको यहाँ दिखा सकें, और आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट्स हैं वो 30 कंटेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला हैदराबाद मेट्रो रेल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान, मॉडल रोड्स, यानी तकरीबन अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें सड़कों से मुतालिक है। इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है, डबल बेडरूम हाउसिंग का इसमें जिक्र किया गया है, स्वच्छ हैदराबाद का जिक्र है और डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का जिक्र है, ग्रीन हैदराबाद, पार्क्स एंड रिक्रिएशन प्लेसेस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ हैदराबाद, बस शेल्टर्स, लेक रिजुवेनेशन। हालांकि हर एक टॉपिक पे बहुत लंबी बहस की जा सकती है कि कितना काम होना था, कितना काम हुआ और कितना बाकी रह गया। आइए हम खुलासा करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद मेट्रो रेल, इसमें TRS हुकूमत ने या फिर KT रामाराव ने दावा किया है कि 2014 से TRS हुकूमत ने 17,290 करोड़ हैदराबाद मेट्रो रेल पर खर्चा किए हैं। इसमें मेट्रो रेल के इनॉग्रेशन की बाज़ाब्ता तस्वीर है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इसमें अलग अलग कॉरिडोर्स का जिक्र है कि कहाँ कितने किलोमीटर लंबी ये मुसाफत तय करती है, कि 72 किलोमीटर 66 स्टेशन हैं इसमें। लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि 2005 में ही हैदराबाद मेट्रो रेल का काम शुरू हो चुका था और उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी और उसने उस पर काफ़ी रकम खर्च की थी। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि TRS हुकूमत के आने के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया था,
क्योंकि असेंबली का कॉरिडोर और सुल्तान बाजार का कॉरिडोर, यहाँ का काम टीआरएस के ऑब्जेक्शन की वजह से, रूट की वजह से वो काम काफ़ी डिले हुआ था और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने में कम से कम 2 साल से ज़्यादा का डिले हुआ है। हम इस पे बाद में खुलासा करेंगे। दावा यह है कि 17,290 करोड़ टीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पे खर्चा किया। उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे जिक्र है, जिसमें स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP, मॉडल रोड कॉरिडोर्स एंड लिंक रोड, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम, आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट। इन सभी प्रोजेक्ट्स का आगे और ब्रेकअप भी दिया गया है। इस पे जुमला 14,738 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने का KTR ने दावा किया। उसके बाद अब यहाँ पे उन्होंने खुलासा किया, जिसमें स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान, इसके तहत 8,410 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ पे जंक्शंस का बाज़ाब्ता मेंशन है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उसमें 9 फ्लाईओवर, 4 अंडरपास, 3 रोड ओवर ब्रिजेस और 1 केबल ब्रिज है। इन सभी पर 8,410 करोड़ का खर्चा आया। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन में LB नगर जंक्शन, कामिनेनी जंक्शन, ऐसे बहुत सारे मुकामात का यहाँ पे जिक्र है। मॉडल रोड्स कॉरिडोर लिंक प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है, खासकर ST लाइन टू मियापुर रोड स्पैनिंग 1 किलोमीटर। ऐसे ही टोटल 126 किलोमीटर की यहाँ पे रोड्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जो इस प्रोजेक्ट के तहत काम होना है, और 137 रोड्स, सड़कों का काम यहाँ पे मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम, इस पर 866 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ इसका भी बहुत तफसील से खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं 2000 करोड़ रुपए कोविड-19 के दौरान खर्च किए गए हैं। 15 फ्लाईओवर्स, जिस पे करीब 300 किलोमीटर का रिलेइंग ऑफ 300 किलोमीटर्स ऑफ इंपॉर्टेंट रोड्स और 29 इंपॉर्टेंट लिंक रोड्स हैं, उनका काम हुआ है। ये कोविड की जब वबा चल रही थी, लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त ये काम किए गए। आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट, इस पर टीआरएस हुकूमत का दावा है कि उसने 3,309 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आउटर रिंग रोड की अगर हम बात करें तो इसके 3-4 फेजेस जितने थे, ये सब के सब फेजेस पिछली हुकूमत के दौरान ही तैयार हो गए थे। उसी वक्त फाउंडेशन रखा गया, इनॉग्रेशन हो गया, और जब टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आई तो उस वक्त आउटर रिंग रोड फंक्शनल थी। लेकिन उसके बाद सिंस 2014 के बाद से भी 3,309 करोड़ रुपए टीआरएस हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के कामों पर खर्च किए हैं। पानी की सप्लाई का जो मामला है, उसमें गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का यहाँ पे जिक्र है। इस पर 14,175 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा है। इसमें 2014 के बाद से KTR का कहना है कि 4,727 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली गई है और 250 स्टोरेज रिजर्वायर्स यहाँ बनाए गए हैं। हर एक की कैपेसिटी 400 ml की है, और ये गोदावरी एंड कृष्णा फेज 3 का इसमें जिक्र है। इस पर 14,175 करोड़ खर्च करने का दावा किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे जिक्र हुआ, खासतौर से एक बिल्डिंग आपने बंजारा हिल्स से अगर आप गुजरे हो तो आपने देखी होगी, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इस पर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर टीआरएस हुकूमत ने 1940 करोड़ 1940 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए हैं। डबल बेडरूम हाउसिंग, इसको लेकर काफ़ी हंगामा इससे पहले भी हो चुका है, और आपको याद होगा कि कांग्रेस के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने चैलेंज किया था कि 1 लाख जो मकान बनाने का टीआरएस हुकूमत दावा कर रही है उसे साबित करे और 1 लाख मकान बताए। लेकिन उसको लेकर काफ़ी सियासी तौर पे काफ़ी हंगामे हुए। लेकिन इस रिपोर्ट में टीआरएस हुकूमत दावा कर रही है कि 9,700 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में 111 लोकेशंस में 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स तामीर करने का दावा टीआरएस हुकूमत ने किया। इसमें कुछ तस्वीरें यहाँ पे शेयर की गई हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो जो इंडिया कोल्लूर में ये प्रोजेक्ट है, और इसमें 15,660 यूनिट है और इसके 117 ब्लॉक है, और ये दावा है कि ये इंडिया की बिगेस्ट कॉलोनी है, सबसे बड़ी कॉलोनी ये होगी, ये दावा किया गया है। हालांकि तवक्को ये की जा रही थी कि जीएचएमसी इंतखाबात से पहले ही इन मकानात की तकसीम अमल में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीएचएमसी इंतखाबात का नोटिफिकेशन बहुत जल्दबाजी में जारी कर दिया गया। तो जो डबल बेडरूम के मकानात बने हैं वो बेनिफिशरीज़ को इंतखाबात के बाद ही शायद दिए जाएंगे।
इसमें कई और चीज़ें हैं। स्वच्छ भारत पर 1716 करोड़, जिसमें मोबाइल टॉयलेट्स का जिक्र है, और दीगर स्वच्छ भारत को लेकर जो काम हुए हैं कि 2500 स्वच्छ ऑटो टिपर्स यहाँ पे मंगाए गए हैं, 3000 पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बने हैं, कैपिंग की गई है जवाहर नगर डंपिंग यार्ड की। ऐसे बहुत से दावे हैं स्वच्छ हैदराबाद को लेकर जिसका दावा केटीआर ने किया है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह जब बारिश हुई थी, सैलाब हुई थी, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जीएचएमसी की, उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उसके बाद ग्रीन हैदराबाद में ग्रीनरी को लेकर हरितारम प्रोजेक्ट टीआरएस गवर्नमेंट पहले से इंप्लीमेंट कर रही है। इस पर हैदराबाद की ग्रीनरी पर 332 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करने का दावा है। पार्क्स एंड रिक्रिएशन प्लेसेस, अब अगेन ग्रीनरी एक अलग हो गया। ये शायद ये तफरीक जो ये डिफरेंस है वो केटीआर खुल के शायद बता नहीं पाए, या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ग्रीनरी पे पैसा खर्च हुआ तो फिर पार्क उससे अलग कैसे हो गए। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा है। पार्क्स एंड रिक्रिएशन प्लेसेस, इसमें 17 पंचतत्व पार्क है, 934 पार्क जीएचएमसी लिमिट्स में है, 460 ट्री पार्क्स हैं, 50 थीम पार्क्स हैं। इसके अलावा 8 थीम पार्क्स ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोले जा चुके हैं, जिस पर 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 500 नर्सरीज जीएचएमसी एरिया में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिर अगेन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत दावा कर रही है कि बहुत से काम किए गए, हालांकि इसमें रकम का कोई जिक्र नहीं है कितनी रकम खर्च की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, उसका जिक्र है। बस शेल्टर्स का जिक्र है, जिस पे 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 156 करोड़ रुपए, यानी करीब 157 करोड़ तक इस पे खर्च किए गए हैं। पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज, यानी फुट ओवर ब्रिजेस, स्काई वॉक्स एंड फुटपाथ, हालांकि स्काई वॉक तो हमको नज़र नहीं आया, फुटपाथ हैदराबाद में बहुत कम है। और अगर हम बता दें कि रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद पेडेस्ट्रियंस की होती है, वो लोगों की जो सड़क पे चलते हैं, रोड क्योंकि फुटपाथों पे कब्जे हो चुके हैं या फुटपाथ है ही नहीं, लोगों को मजबूरी में सड़क पे चलना पड़ता है, ऐसे में वो हादसात का शिकार होते हैं। और हैदराबाद में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो मुतासरीन का होता है, मरने वालों का होता है, वो पेडेस्ट्रियंस का होता है। हालांकि इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 7 फुट ओवर ब्रिजेस बनाए गए, 57 फुट ओवर ब्रिजेस का प्रपोजल है, यानी 57 का प्रपोजल था, उसमें से सिर्फ 7 बने, 50 अभी बनने हैं। और जो फुटपाथ है यहाँ पे ये दावा है कि 430 किलोमीटर लंबा फुटपाथ हैदराबाद में 2014 के बाद से तामीर किया गया है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, यहाँ पे 21 स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, 7 केयर टेकर्स, 21 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, 7 स्विमिंग पूल, ये दावा है। हालांकि वादा तो ये था कि हर असेंबली सेगमेंट में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, लेकिन हालत सबको मालूम है कि किसी भी असेंबली सेगमेंट में प्लेग्राउंड भी बच्चों को ठीक से नहीं है खेलने के लिए। ब्रांड हैदराबाद का जिक्र है, इसको लेकर तो काफ़ी बहस हो चुकी है कि ब्रांड हैदराबाद टीआरएस के आने के बाद बना, या चंद्रबाबू नायडू के दौर में था, या उससे पहले भी था, या कांग्रेस के दौर में था। क्योंकि हैदराबाद को हर साल कोई ना कोई आलमी अवार्ड मिलता रहा है, और ब्रांड हैदराबाद पे इसको लेकर कई दावे हैं। टीआरएस का दावा है कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैदराबाद को मिला है, 15 लाख नई नौकरियां इसके तहत मिली है। एक और टीएस आई पास के तहत 2115 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी और प्रोजेक्ट्स हैं, टी हब है, सॉफ्ट नेट, रिच, जो इनिशिएटिव्स हैं वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव्स को लेकर। हालांकि ये तस्वीर इनको इस्तेमाल करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इस पे बहस हो सकती है कि इसमें शी टीम्स की बाज़ाब्ता तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। शी टीम्स को टीआरएस हुकूमत अपना अचीवमेंट बता रही है, और इस पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका जिक्र है, हालांकि रकम का जिक्र नहीं है। लेक रिजुविनेशन, यानी कि तालाबों का जो अहिया करना है। हैदराबाद को एक दौर तक लेक सिटी कहा जाता था, हैदराबाद में बहुत सारे तालाब थे, उन पे कब्जे हो चुके हैं, लेकिन टीआरएस हुकूमत यहाँ दावा कर रही है कि इन तालाबों के रिजुविनेशन के लिए 376 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
हालांकि पिछले महीने का अगर हम सैलाब देखें तो ये दावों में सच्चाई नज़र नहीं आती। हालांकि हुकूमत जब कह रही है कि रकम खर्च की गई है तो खर्च की गई होगी। अन्नपूर्णा कैंटीन का जिक्र है, बस्ती दवाखानों का जिक्र है कि बस्ती दवाखाने 250 बस्ती दवाखाने फिलहाल फंक्शनल है, जहां पे 85 से 100 मरीज हर रोज आते हैं। इस पे 30 करोड़ रुपए, अभी तक 30 करोड़ 51 लाख रुपए बस्ती दवाखानों पे खर्च किए गए हैं। साथ ही अन्नपूर्णा कैंटीन का जिक्र है, जहां 5 रुपए में खाना दिया जाता है गुरबा को। यहाँ पे 40,000 हाइजीनिक मील्स यहाँ पे डेली हैं और 150 ऐसे सेंटर्स हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी स्कीम है, जब जीएचएमसी इंतखाबात हुए थे 2009 में, उसके बाद ही उस वक्त के मेयर माजिद हुसैन के दौर में ही अन्नपूर्णा कैंटीन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। कांग्रेस की हुकूमत थी, एक्सपैंड काफ़ी हुआ है टीआरएस के दौरे हुकूमत में। रिवाइविंग हेरिटेज की बात है, यहाँ पे मौजमजाई मार्केट की बाज़ाब्ता बहुत खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे पेश की गई है। इस पे 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। हालांकि कुछ चीज़ों का जिक्र नहीं है। बहुत से हेरिटेज जो इमारतें हैं वो या तो उन्हें तोड़ा जा चुका है या उन्हें तोड़ने की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, जिसमें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी है, सेक्रेटेरिएट की इमारत भी है जिसे ज़मींदोज़ कर दिया गया। वो भी हेरिटेज बिल्डिंग थी और हैदराबाद की खूबसूरती को वो बहुत वाज़े तौर पे आया करती थी और हैदराबाद की एक अलामत थी। ये मुकम्मल रिपोर्ट आपने सुनी, इसका खुलासा सुना। इसके बारे में हमने दूसरी पार्टियों से रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उन पार्टियों का कहना था कि क्योंकि रिपोर्ट अभी आई है, उनको स्टडी करना है इस पर। कल कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल इस पे रिस्पांस देने वाली है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जितने दावे यहाँ पे केटीआर ने किए हैं वो सब के सब झूठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कांग्रेस के दौर में शुरू हुए और इख्तिताम पजीर हुए। टीआरएस गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को ठीक से नहीं संभाल पाई। इस पे कल जब कांग्रेस पार्टी बात करेगी, कांग्रेस पार्टी अपने दावे पेश करेगी, अपने वादे करेगी, हम वो रिपोर्ट भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। రాజస్థానీ సోదరులకు కూడా మార్వాడి సోదరులకు కూడా అవకాశం ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। దాంతో పాటు మన పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన కొత్తలో జూన్లో 2014లో కొన్ని అపోహలు ఉండేది। టీఆర్ఎస్ వస్తే ఏమైతుందో, హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుందో అని కొన్ని ప్రచారాలు, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డ సోదరుల పట్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లుంటది, ప్రాంతీయ విద్వేషంతో పనిచేస్తుందా అనే ఒక అనుమానం ఆనాడు మన ప్రత్యర్థులు అప్పటికే ఒక విష ప్రచారం రూపంలో చేసి అందరి నెత్తిలో కూర్చోబెట్టడం జరిగింది। కానీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత ఒక అసాధారణమైన పరిణితిని, మెచ్యూరిటీని ప్రదర్శించి తెలంగాణకి బతుకు తెరువు కోసం వచ్చిన వాళ్ళంతా మా బిడ్డలే, మా అన్నదమ్ములే అని మాటల్లో చెప్పడం కాదు, ఆచరణలో చూపెట్టి ఈ 6 ఏళ్లు కూడా ఎక్కడ ఒక చిన్నపాటి గొడవ కూడా లేకుండా, వారందరితో కూడా స్పర్ధ లేకుండా అద్భుతంగా కలుపుకొని పోవడమే కాదు, వారికి ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డ సోదరులు ఎవరైతున్నారో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు స్వయంగా అన్ని చూసి ఆశీర్వదించి మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థులుగా కథన క్షేత్రంలో పంపుతా ఉన్నారు। మీ అందరికీ ముందుగా నేను చేసే విజ్ఞప్తి, మొట్టమొదటి విజ్ఞప్తి, పార్టీ అన్నప్పుడు। अब रुख करते हैं कुछ और खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुई सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में हिंदुस्तान के हाथों कामयाबी लगी है। सिक्योरिटी एहलकारों की इस जीत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया कि एक बार फिर हमारे जवानों ने दहशतगर्दों की तबाही की कोशिश को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों के जवानों की बहादुरी की भी जमकर तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जवानों की बहादुरी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को हलाक करना और बड़ी मिकदार में हथियार और धमाका खैज मादे की मौजूदगी ये बताती है कि बड़ी तबाही की कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया। एक दीगर ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा कि हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने एक बार फिर ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई है। उन्होंने चाको चौबंद रहने के सबब जम्मू कश्मीर में होने वाली ज़मीनी सतह की जमहूरी कोशिशों को हराया है।
वज़ीर आज़म मोदी ने इस मामले को लेकर एक जायज़ा मीटिंग बुलाई थी, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल थे। बीजेपी, आरएसएस और दूसरी हिंदुत्व तंजीमों ने इन दिनों लव जिहाद के नाम पर हंगामा खड़ा किया हुआ है। बीजेपी की हुक्मरानी वाली कई रियासतें तो इस मामले पर बाकायदा कानून साजी की तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसी ही रियासतें हैं जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का तय किया है। अशोक गहलोत ने लव जिहाद पर बीजेपी की हकीकत बयान करते हुए एक के बाद एक दीगर 3 ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लव जिहाद बीजेपी का तैयार करदा लफ्ज़ है ताकि मुल्क को तकसीम किया जा सके और फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ा जा सके। शादी इनफरादी आज़ादी का मामला है, इस पर कदगुन लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह गैर आईनी और ये कानून किसी भी अदालत में ठहर नहीं पाएगा। मोहब्बत में जिहाद की कोई जगह नहीं है। वज़ीर आला राजस्थान ने मजीद कहा कि वो बीजेपी मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर रही है जहां इख्तिलाफ़ राय रखने वाले बालिग इख्तिदार के रहमो करम पर रहें। शादी एक ज़ाती फ़ैसला है और ये लोग इस पर कदगुन लगा रहे हैं। ये निजी आज़ादी छीन लेने की तरह है। अपने अगले ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा कि फिरकावाराना हम आहंगी को बिगाड़ने, समाजी तनाव को फ़रोग़ देने और आइनी उसूलों की खिलाफ वर्जी की चाल मालूम होती है। रियासत किसी भी बुनियाद पर शहरियों के साथ भेदभाव नहीं करती। लॉकडाउन की वजह से पहले ही से परेशान मजदूर तबके पर एक और मार पड़ी है। उन्हें बैंक से अपना पैसा निकालने में दुश्वारी का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक सर्वे में कहा गया है कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून के यौमिया मजदूर अपनी जमा रकम को निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। इस खबर पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस कायद ने मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए ट्विटर पर लिखा, पहले तुगलकी लॉकडाउन से करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके वाहिद सहारे मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दुश्वार बना दिया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही है गरीबों के अधिकार। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक अखबार की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के तहत 202 रुपये की दहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को अपनी रकम निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लिपटेक इंडिया की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक 45% मनरेगा के मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अपनी दहाड़ी की रकम निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनमें से 40% मजदूर ऐसे हैं जिन्हें बायोमेट्रिक डिटेल्स मैच ना करने की वजह से कई बार बैंक और डाकखाने से खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक मामूली कमाई की रकम को हासिल करने के लिए मजदूरों को अपनी जेब से पैसे भी गंवाने पड़ते हैं। सर्वे के मुताबिक एक मजदूर का डाकखाना आने जाने का औसतन खर्च 6 रुपये आता है, जबकि बैंक जाने में 31 रुपये और एटीएम से कैश निकालने के लिए उन्हें 67 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लिपटेक इंडिया की जानिब से आंध्र प्रदेश समेत दीगर रियासतों के 1947 मजदूरों पर किए गए सर्वे के बाद ये बात कही गई है। मनरेगा के मजदूरों की ये हालत उस वक्त है जब मरकजी हुकूमत की जानिब से मजदूरों को फौरी अदायगी का दावा किया जा रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अदालत उज़्मा में एक अर्जी दाखिल करके सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रोत राय के खिलाफ कार्रवाई करने की दरखास्त की है। अर्जी में सहारा के सरबराह सुब्रोत राय और उनकी 2 कंपनियों को 626 अरब रुपए यानी $8.4 बिलियन जमा करने की हिदायत देने की दरखास्त की गई है। सरमायाकारों की रकम सहारा ग्रुप पर बकाया है जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद आज रात 9 बजे तक 5 करोड़ 75 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इनमें से 3 करोड़ 99 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,69,407 लोगों की जान जा चुकी है। अब भी 1 करोड़ 61 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी ये एक्टिव केसेस हैं। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया के जिन मुल्कों के अस्पतालों में कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है उन्हें फ़ौरन इसे रोक देना चाहिए। WHO के मुताबिक इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ये दवा कोरोना के इलाज में मददगार है। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस 90 लाख से मुतवाजिज हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़कर
93.60% हो गई है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में कोविड-19 के 45,882 नए केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 90,04,000 हो गई। एक्टिव केसेस में 491 का इजाफा होने के बाद ये तादाद 4,43,794 हो गई। इस दौरान 44,807 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मजमूई तौर पर इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 84,28,000 हो गई है। दरिया असना मजीद 584 मरीजों की मौत होने के बाद हलाकतों के आदाद शुमार 1,32,162 हो गए हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 804 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 4 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक 2,61,728 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,423 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 154 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो 2020 में अमूमन हर किसी की ज़ुबान पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो दुनिया भर में हिंदुस्तान समेत 212 जगहों पर वैक्सीन तैयार की जा रही है। इन 212 में 164 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है। अच्छी बात यह है कि 11 वैक्सीन आखिरी फेज के ट्रायल्स में हैं। इनमें फाइजर, बायोएनटेक और अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के नतीजे जारी किए हैं। मॉडर्ना वैक्सीन को 94.5% और फाइजर बायोएनटेक को 95% असरदार पाया गया है। जल्द ही ये कंपनियां अप्रूवल के लिए अर्जी देने वाली हैं, जिससे इस साल के ख़त्म तक उनका प्रोडक्शन शुरू होगा और जल्द से जल्द ये वैक्सीन हम तक पहुंचने का अमल शुरू हो जाएगा। 6 वैक्सीन को लिमिटेड यूज़ की इजाज़त मिल गई है। इनमें 4 वैक्सीन चीन और 2 रूस के हैं। इनमें कैंसिनो बायोलॉजिक्स की वैक्सीन को चीन में इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को आखिरी फेज़ के ट्रायल से पहले ही रूस में लगाना शुरू कर दिया है। रूस ने इस तरह के बेकटॉप के वैक्सीन को भी फेज़ 2 ट्रायल्स के बाद ही इमरजेंसी यूज़ के लिए इजाज़त दे दी थी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और सिनोफार्म के एक वैक्सीन को फेज़ 3 ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही यूएई में इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के बहबूद अतफ़ाल के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा ने सारी दुनिया के बच्चों की सेहत, तालीम और ग़िज़ाइयत पर नाकाबिल तलाफ़ी असरात मुरतब किए हैं। इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वेज़ में इंतशार की कैफियत और बढ़ती गुर्बत ने बच्चों की ज़िंदगियों पर परेशानियों और ख़तरात की चादर फैला दी है। यूनिसेफ की सरबराह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिएटा फोर का कहना है कि इस सूरत हाल से बच्चों की एक पूरी नस्ल शदीद ख़तरे में है। बच्चों के बारे में इन खतरात का इजहार यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है और इसमें कोरोना वायरस की वबा के दौरान दुनिया भर के बच्चों को जिन मसाइल और ख़तरात का सामना है उसका अहाता किया गया है। इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए 140 मुल्कों में एक सर्वे भी किया गया। उनमें 1/3 मुल्कों ने बताया कि सेहत के शोबे में इन्हतात की शरह 10% है। उनमें वैक्सीन की फराहमी में तातुल और माओं की जहनी सेहत में पैदा होने वाली गिरावट शामिल है। यूनिसेफ के मुताबिक इन मसाइल से अगले 12 महीनों में कम से कम 20 लाख बच्चों के मौत के मुंह में जाने का इम्कान है और इजाफी 2 लाख बच्चे जन्म लेने से कब्ल ही ज़िंदगी से महरूम हो सकते हैं। यूनिसेफ का कहना है कि 135 मुल्कों में वबा की वजह से माएँ और बच्चों को 40% मुनासिब ग़िज़ाइयत से महरूमी का सामना है। रवां बरस अक्टूबर में 265 मिलियन बच्चों को स्कूलों में खाना फराहम नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 250 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी से दोचार हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इस हकीकत को भी बयान किया गया कि 5 साल से कम उम्र के 6 से 7 मिलियन मजीद बच्चों को नाक़िस खुराक खाने से कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। इनके अलावा 33% बच्चे लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की बंदिश से तालीमी मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। वबा की वजह से दुनिया भर में तालीम, सेहत, रिहाइश, ग़िज़ाइयत और निकासी आब जैसे शोबों में 15% कमी का इम्कान है। यूनिसेफ ने दुनिया भर की हुकूमतों से अपील की है कि कोरोना वबा की वजह से बच्चों की मुश्किलात में कमी के लिए भरपूर अमली इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। इदारे ने हुकूमतों से दरख्वास्त की है कि वो तालीम के शोबे में पैदा डिजिटल तकसीम को भी बंद करें।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।